देश के भविष्य, प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। मैं आज पुनः उपस्थित हूँ 10वीं कक्षा के हिंदी संकाय के एक कविता का सारांश सहित उस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको लेकर के। मैं जिस कविता को लेकर के आपके बीच आज मौजूद हूँ उस कविता का नाम है लौट कर आऊँगा फिर। और लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है उस कविता को लिखा है जीवनानंद दास ने। और जीवनानंद दास जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में 1899 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में हुई थी। महज 55 वर्ष में ही उनकी मृत्यु हो गई। मगर 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो इतिहास लिखा, उन्होंने जो साहित्य की रचना की, उन रचनाओं को पढ़ करके हम आज जब उनकी रचनाओं का अवलोकन करते हैं तो हमें गर्व होता है कि साहित्य जगत में एक से बढ़कर एक महान विभूतियों का हमारे भारतवर्ष में जन्म हुआ है। और हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा भी जन्म भारतवर्ष में हुआ है। यदि हमारा अथवा आपका जन्म यदि भारतवर्ष में होता है तो ये हमारे लिए, आपके लिए गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान का भी अवतार हुआ है। स्वयं भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया है और उन्होंने संघर्ष किया है और एक से बढ़कर एक साहित्य जगत के अनमोल सितारे का यहाँ पर आगमन हुआ, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हमारे आपके मन में संवेदनाओं का संचार किया। उन्हीं में से एक थे जीवनानंद दास, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ और उन्होंने अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम किया कि उन्होंने मातृभूमि पर एक कविता लिख दी, जिस कविता को आज मैंने भी आपको पढ़ाना आवश्यक समझा। और मैंने भी पढ़ाई की 2016 में। मैंने जब मैट्रिक की एग्जाम दी तो उस वक्त मैंने भी पढ़ाई की और आप भी पढ़ रहे हैं और आने वाले कई पीढ़ियां पढ़ेंगी उनकी रचनाओं को। लौट कर आऊँगा फिर कविता एक ऐसी कविता जिस कविता में उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम समर्पित किया है और उनकी मातृभूमि, उनकी जन्मभूमि पश्चिम बंगाल के प्रति उन्होंने प्रेम समर्पित किया है। जन्मभूमि से हमारा प्रेम होना हमारे देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है। जहां पर हमारा जन्म हुआ है वह जो भूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अयोध्या नरेश श्री राम जी, जिनको वनवास जब जो दिया गया तो वनवास जाने से पूर्व उन्होंने एक मुट्ठी अपनी जन्मभूमि का माटी लेकर के उन्होंने प्रस्थान किया वन की ओर। और वहाँ पर जैसे ही वो कुटिया अपना उन्होंने निर्माण किया तो वहाँ पर उस जन्मभूमि को रख देते हैं, जन्मभूमि की मिट्टी को, और वो रोज़ उसकी पूजा करते हैं। तो उनका वो प्रेम दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है जिसको जीवनानंद दास ने लिखा है, उनकी यह कविता मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की धरती से वो इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वह अपेक्षा करते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यदि दूसरा जन्म देना तो मुझे पश्चिम बंगाल में ही जन्म देना और मैं इसी धरती पर जन्म लेना चाहता हूँ। इस धरती पर जन्म लेकर के ही अपनी ज़िंदगी को मैं गुजारना चाहता हूँ। बेशक मेरा जन्म जो है सब मनुष्य के रूप में ना हो, मनुष्य के रूप में ना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं पक्षी के रूप में ही सही, मैं हंस के रूप में, मैं चिड़िया के रूप में, मैं आबिल पक्षी के रूप में, मैं सारस पक्षी के रूप में ही सही, मैं उन हवा के झोंकों के रूप में ही सही, मैं उन झूलों के रूप में ही सही, मैं कटहल की छाँव के रूप में ही सही। मैं एक कटहल की छाँव बनना चाहता हूँ, मैं कटहल की डालियाँ बनना चाहता हूँ, मगर मेरा जन्म जो है सो पश्चिम बंगाल की धरती पर हो। तो यह कविता उनका अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और इसलिए क्योंकि वह चाहे जिस रूप में भी हो, भगवान जिस रूप में भी जन्म दे हमें, मगर वह हर रूप में बंगाल में ही जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी मातृभूमि के प्रति अथाह प्रेम है। तो यह प्रेम जो उनका अपने प्रदेश के प्रति है, ठीक वही प्रेम हमें अपने मातृभूमि के प्रति रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो जन्म जिस भूमि पर भी हुआ है वह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग अवलोकन करें और परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आप सटीक से उत्तर दें। मैं प्रश्नों को ज़्यादा लंबा खींच करके ले जाने की कोशिश नहीं करूँगा। बेहद सरलता से, बेहद सरल भाषा में मैं आपको बताऊँगा ताकि आप लोग अच्छे ढंग से लिख सकें। तो प्रथम प्रश्न इस कविता से, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? तो लिखेंगे, कवि उस तरह के बंगाल में लौट करके आने की बात करता है जहाँ पर धान के खेत हैं, जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पर कटहल की छाँव है। उस बंगाल में कवि आने की बात करता है, क्योंकि कवि को अपनी मातृभूमि के प्रति अथाह प्रेम है। अथाह प्रेम है उनको अपने मातृभूमि के प्रति, इसलिए कवि चाहते हैं कि मैं उस बंगाल में आना चाहता हूँ फिर से जन्म लेकर के, जिस बंगाल में धान के खेत हैं, जिस बंगाल में
नदियां जो बहती है तो नदियों के जल के साथ ऐसा लगता है कि जो हम भी बह रहे हैं, तो उस नदियों के जल के रूप में उस नदियों के किनारे के बीच वो आना चाहते हैं। कभी वहाँ अपने थके हुए शरीर को सुस्ताना चाहते हैं जहाँ पर कटहल की छाँव है, तो कभी उस बंगाल में आने की बात करते हैं, क्योंकि कवि को अपने बंगाल के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति अथाह प्रेम है। इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? तो लिखेंगे कवि अगले जन्म में चिड़िया, कौवा, हंस, अबाबिल पक्षी, ये सब बनने की इच्छा व्यक्त करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कवि को अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति अथाह प्रेम है। तो इसलिए कवि चाहता है कि बेशक मेरा जन्म पक्षी के रूप में ही हूँ, बेशक मैं कौवा बनूं, बेशक मैं हंस बनूं, बेशक मैं अबाबिल पक्षी बनूं, बेशक मैं सारस के झुंड में आसमान में गमन करता हुआ पाऊं खुद को, मगर मेरा जन्म जो है सो इन रूपों में ही सही बंगाल में ही हो। तो कभी इन रूपों में अपने बंगाल में आने की, जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट करें। तो लिखेंगे जो अगले जन्म में जन्म लेने की इच्छा केवल कवि की ही नहीं है, कवि की तो है ही, जीवनानंद दास जी तो चाहते ही हैं जो मेरा जन्म बंगाल की धरती पर हो, मगर लिखेंगे जो केवल कवि की ही इच्छा नहीं है बंगाल की धरती पर जन्म लेना, वैसे हर लोग जो कि बंगाल की धरती पर जी रहे हैं, बंगाल की हवाओं को महसूस कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी लोगों की इच्छा है कि वह बंगाल की धरती पर जन्म ले। कवि ने सब लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कहा है कि न केवल मेरी यह इच्छा है कि मैं जन्म लूँ, वैसे हर लोग जिनका जन्म बंगाल में हुआ है वो जब अगला जन्म लेना चाहेंगे तो अगले जन्म में चाहे जिस रूप में भी हो वह बंगाल की धरती पर ही जन्म लेना चाहेंगे। तो इसलिए लिखेंगे जो केवल कवि की ही इच्छा नहीं है, कवि की इच्छा तो है ही, बल्कि वैसे हर लोग जिनका जन्म बंगाल की धरती पर हुआ है उन सभी लोगों की इच्छा है कि उनका जन्म बंगाल की ही धरती पर हो। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आप देखते होइएगा कि शाम के समय में चाहे हम किसी महल में मजदूरी कर रहे हों या फिर कि अपने ही किसी पड़ोस के यहाँ पड़ोस के घर में हों, मगर जब शाम का समय होता है तो हम या फिर कोई भी जीव हम क्या करते हैं, तो हम अपने घर की ओर लौटते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि ने भैया बताया है इस प्रश्न के माध्यम से कि जब शाम का समय होता है तो सारी पक्षियाँ क्या करती है, तो अपने घोंसलों की ओर लौटती हैं एक झुंड बना करके। ठीक उसी बीच में सारस पक्षी क्या करता है, तो झुंड बना करके क्या करता है, आसमान से उड़ता हुआ अपने घोंसलों की ओर जाता है और अपने घोंसले की ओर जाते हुए देखने का जो मनोरम दृश्य होता है वो हमारे हृदय को अत्यंत हर्ष से अर्थात अत्यंत खुशी से भर देता है। तो कभी अंधेरों में उन सारस पक्षियों के बीच होने की बात करता है। कभी चाहता है कि अगला जन्म जो मेरा हो तो सारस पक्षी के ही रूप में हो और उस सारस पक्षी की झुंडों के बीच में मैं जाना चाहता हूँ, ताकि वह दृश्य जो है सो अत्यंत मनोरम होता है और वह दृश्य बंगाल में देखने के लिए उनको निरंतर प्राप्त होता था। इसलिए वह चाहते हैं कि जब शाम के वक्त में सारस पक्षी अपने घोंसलों की ओर जा रहा हो तो उस बीच में भी चाहता हूं कि जब मेरा भी जन्म सारस पक्षी के रूप में हो और मैं भी जब दिन भर तिनका उठा करके यहाँ से वहाँ करके मैं अपना घोंसला बनाऊं और रात्रि में मैं जब आसमान का भ्रमण करके पूरी तरीके से मैं जब भ्रमण कर लूँ तो मैं जब रात को लौटूँ, शाम को लौटूँ, तो मैं सारस पक्षी के बीच में जाता हुआ लौटूँ, जिस दृश्य को हर लोग टकटकी लगा करके देखते रहें। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लौट कर आऊँगा कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट करें। लिखेंगे कविता में लौट कर आऊँगा कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट करें। तो लिखेंगे कविता में बिंब कहा जाता है प्रतीक को। लिखेंगे जो कविता में कवि ने प्रतीक दिया है हवा के झोंकों को, कवि ने प्रतीक दिया है वृक्षों में झूल रही टहनियों को। उन्होंने एक झूला कहा है, कवि ने कहा है कि उन झूलों के बीच में, उन हवाओं के झोंकों के बीच में मैं उपस्थित रहना चाहता हूँ, क्योंकि वह हवा का झोंका
जो है वो बंगाल का हवा का झोंका है, एक ऐसा हवा का झोंका जो हमारे मन के अंदर अथाह प्रेम का संचार करता है, अपने प्रदेश के प्रति प्रेम का संचार करता है। तो कवि ने हवा के झोंकों को, वृक्ष की डालियों को, उन झूलों को बिंब माना है, अर्थात प्रतीक माना है। इस कविता से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि अगले जन्म में मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है? देखिए, इसका दो कारण हो सकता है। कभी अगले जन्म में मनुष्य होने में संदेह इसलिए करता है, अगले जन्म में मनुष्य में ही जन्म होने पर संदेह इसलिए करता है क्योंकि हो सकता है कभी की यह इच्छा हो, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में जो मनुष्यों के रूप में जो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जो देखा, तो इन सभी चीज़ों को देख करके उनका जन्म मनुष्य के रूप में फिर से लेने का न हुआ हो। मगर एक कारण यह भी हो सकता है कि ऐसी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि लाख यत्न करने के पश्चात हमारा जन्म मनुष्य के रूप में होता है। तो कभी को यह अंदेशा है कि बहुत यत्न के पश्चात मुझे यह मनुष्य का रूप मिला है, तो पता नहीं अगले जन्म में हो ना हो जब मुझे मनुष्य के जीवन में हमें जीवन प्राप्त ना हो। तो इसीलिए कभी मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए संदेह व्यक्त करता है, मनुष्य के रूप में आने के लिए संदेह व्यक्त करता है। और दूसरा कारण यह भी लिख सकते हैं कि जो कभी मनुष्य के रूप में आने में संदेह इसलिए करता है, जन्म लेने के लिए संदेह इसलिए करता है क्योंकि कभी को ने जिस जीवन में जिया तो उस जीवन में उन्होंने आसपास में ऐसे लोगों को देखा जो कि ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार से वशीभूत थे। तो उन लोगों को देख करके कवि ने कहा कि वैसे लोग जो हम लोग मनुष्य के रूप में तो हमें जीवन तो मिलता है, मगर हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, दूसरों से अहंकार करते हैं। तो इन सब को देख करके और मनुष्य की दुर्गति को देख करके वो वापस से मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि खुले आसमान में भ्रमण करने वाले उन पक्षियों के रूप में आने की बात करता है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या करें, खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। लिखेंगे, कभी कहते हैं कि जो खेत हैं जहाँ धान के, नदियाँ हैं, आऊँगा लौट करके फिर बंगाल में। कभी कहते हैं कि मेरी प्रबल इच्छा है कि मेरा जो जन्म जो हो वो वहाँ पे हो जहाँ पर धान के खेत हैं, जहाँ पर कटहल की छाँव है, जहाँ पर कि नदियों में मधुर जल है, जहाँ की नदियों में सरस जल है। तो उन नदियों में वो नदियाँ, और कहाँ की नदियाँ, तो बंगाल की नदियाँ, उन नदियों के बीच में मैं जन्म लेना चाहता हूँ, मैं फिर से लौट करके आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मातृभूमि के प्रति अथाह प्रेम है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो लिखेंगे, अर्थात इस प्रश्न का तात्पर्य समझ लीजिए, लौट कर आऊँगा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस तरीके का जो क्वेश्चन जो रहा ना, सार्थकता स्पष्ट करने वाला, इसका मतलब यह हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि इस कविता का जो शीर्षक कवि ने रखा है क्या यह सार्थक है। तो ध्यान रहे, कविता का जो शीर्षक होता है वह बिल्कुल सार्थक सटीक रखा जाता है, रचना के भाव के अनुकूल। तो यहाँ पर कविता का शीर्षक लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि लौट कर आऊँगा कविता का शीर्षक पूरी तरीके से सार्थक है, पूरी तरह से सार्थक है अथवा पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि इस कविता के शीर्षक के अनुकूल इनमें विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कवि फिर से लौट करके आने की बात करते हैं, अर्थात कवि को यह पता है, कवि ने यह देखा है कि जिस संसार में हम जी रहे हैं उसको मृत्यु लोक कहा जाता है और एक न एक दिन हमारा देहांत होगा और हम लोग ईश्वर के पास जाएंगे और फिर से किसी दूसरे रूप में धरती पर आएंगे। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि लौट कर आऊँगा। फिर उन्होंने इस कविता का शीर्षक रखा है और इस कविता का शीर्षक रखने का मतलब उनका यह है कि वो चाहते हैं कि जब मेरा जन्म हो तो जब मैं लौट कर आऊँगा फिर से, तो मैं किसी भी रूप में रहूं मगर बंगाल की धरती पर रहूं। इसीलिए उन्होंने लौट कर आऊँगा फिर जो शीर्षक रखा है उसी के अनुकूल उन्होंने विचार भी प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त शीर्षक जो है सो पूर्णतः सार्थक है। आशा करता हूं कि आपको जो आंसर, जो उत्तर मैंने बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने लगभग तमाम चैप्टरों को विस्तार पूर्वक बताया है। उनके प्रश्न उत्तर को शुरुआत में मैंने भूमिका प्रस्तुत की है। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है आप निश्चित रूप से कमेंट में बता सकते हैं।